हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर, जिसका पेपर 15 फरवरी को स्टार्ट होगा। यानी कि 15 फरवरी को आपका पहला हिंदी का पेपर है। ये देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2023, ठीक है, 2022-23 है। ये आपका सेशन चल रहा है, वो 2022-23 वाला सेशन चल रहा है, ठीक है। 23-22 में आपने एडमिशन लिया और 23 में आपका पेपर है, ठीक है। तो देखो, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 75 इसके पूर्णांक होंगे। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? भाई, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूर के पदों में तेल की गागरी किसको कहा गया है? भाई, उद्धव को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। कौन सा दोहा है भाई? ये अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? इसमें क्या बताना चाहता है? यह है देशभक्ति का भाव, इसमें दिखाता है नेताजी का चश्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा स, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। भोलेनाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बनाते थे भाई? नाटक घर बना देते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बार हमारे रिक्त स्थान है, ठीक है, तो इन रिक्त स्थानों को अच्छे से देखना। परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। भाई, किस भगवान को अपना गुरु मानते थे? शिव को, श्री कृष्ण को, या विष्णु को? ये मानते थे शिव को, ठीक है। नेक्स्ट, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को कहते हैं। भाई, विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? महाकाव्य आ जाएगा। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां खालिस्तान तक चलती थी। भाई, कहाँ तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। भाई, किसकी सूचना मिलती है? इसमें है विधानवाचक वाक्य से, ठीक है। विधानवाचक वाक्य है, उससे किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे हैं। भाई, किसकी तरह चमक रहे हैं? चांदी की तरह चमक रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस बार है हमारे सही जोड़ी बनाकर मिलान करना है हमें। उत्साह कविता, तो भाई ये उत्साह कविता, इसमें क्या है? ये उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ठीक है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। रिपोर्टाज की भाषा, रिपोर्टाज की भाषा है कौन सी है भाई? फ्रेंच। सफेद पोश, सफेद पोश क्या है? भद्र व्यक्ति, ठीक है। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मितभाषी। अज्ञेय, अज्ञेय को क्या बोलते हैं? तार सप्तक, ठीक है। ये मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर देने हैं भाई इनको। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? भाई, फसल कविता नाम से है, देखो फसल नाम है, कविता का ही नाम क्या है? फसल है। तो इसका मतलब ये फसल और कृषि की संस्कृति की ओर ले जाती है। फसल और कृषि है ना, कृषि होती है, फसल और कृषि की जो अपनी संस्कृति है उसकी ओर ले जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाव के भेदों के नाम लिखिए। भाई, विभाव, विभाव के भेद कौन से हैं? 2 है, आलम और उद्दीपन, ठीक है। आलम और उद्दीपन, ठीक है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? भाई, शास्त्रों में काशी है वो आनंद कानन से प्रसिद्ध है, ठीक है। आनंद कानन से प्रसिद्ध है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भाव होता है? भाई, ये कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास। कौन सा? अव्यय भाव समास में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी कि स्वयं का कार्य स्वयं करना, स्वयं का कार्य स्वयं करना, ठीक है।
स्वयं का कार्य स्वयं करना, ये होता है इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे भाई? भोलेनाथ के पिता उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। क्या कीजिएगा, क्या लिखना है आपको? भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में, ठीक है, फूल के कटोरे में उसे क्या खिलाते थे? गोरस और भात सान कर। बस इतना ही लिखना है आपको, गोरस और भात लिखना है। इसका आंसर सिर्फ यही होगा, गोरस और भात। जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, इसकी जगह बस आपको यही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य गायक की आवाज़ होती है वो भारी व गंभीर होती है। बिल्कुल सही भाई, भारी होती है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। दोहा और चौपाई है जो वर्णिक छंद है। नहीं भाई, ये गलत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। बिल्कुल। दो वर्णों के मेल से संधि कहते हैं भाई। बिल्कुल, दो वर्णों के मेल से संधि बनती है तो उसे संधि कहेंगे, ठीक है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। भाई रंगीन पताकाएं हैं वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लिखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? या रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए, या नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देखो इसमें अथवा में दो प्रश्न है तो इसमें हम लिखेंगे नई कविता की कोई दो विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नई कविता की दो विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये देखो नई कविता की दो विशेषताएं, कुंठा और संतरास मृत्युबोध, ठीक है। व्यंग्य प्रधान रचनाएं होती है और क्षणवाद की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। तुलसीदास या अथवा यानी नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। निम्नलिखित बिंदु कौन से हैं? दो रचनाएं और कला पक्ष। इन दोनों में से या तो तुलसीदास की लिखनी है या नागार्जुन की लिखनी है। दो रचनाएं या कला पक्ष लिखना है, ठीक है। इनमें से चलिए हम एक प्रश्न और ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ही करेंगे। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? भाई कैसे लोगों को देने की बात कही है? चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ये रचनाएं हैं, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, ये तो होगी रचना उसकी। अब वो पूछ रहे थे काव्य विशेषताएं। तो काव्य विशेषताओं में देखो नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषकों के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रेम और सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामयिक गतिविधियों पर करारे अभिव्यक्त किए हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कला पक्ष में। इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है और काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इन्होंने दोनों ही प्रकार का छंदबद्ध एवं छंदयुक्त रचनाएं की है, ठीक है। इन्होंने छंदबद्ध और छंदयुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं की है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न था कि गोपियों ने उद्धव को किससे योग की शिक्षा लेने को कही है। तो देखो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि हो, जिनका मन चंचल हो। योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके। उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये वाला हमारा प्रश्न हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। फागुन की बात कर रहा है। फागुन का मतलब होली का समय। जनवरी फरवरी बाद में आती है ना होली, मार्च में, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। और कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। तो ये नागार्जुन वाले फसल हमने ऊपर बता दिया था भाई। फसल में क्या है? फसल कृषि और संस्कृति की ओर ले जाती है, ठीक है। तो वैसे हम इसमें ये फागुन वाला प्रश्न करेंगे क्योंकि अथवा में है। 10वां प्रश्न और देख लेते हैं, साथ में दोनों को साथ में देखेंगे। खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं, या स्थायी भाव या संचारी भाव में कोई दो अंतर। तो हम स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे हरे पत्तों से लत जाती हैं, ठीक है।
लाल लाल कोपले अपार सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार सी छा जाती है। इससे वन की शोभा का वैभव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस ऋतु में नए गर्मी का प्रकोप होता है और नई सर्दी की ठिठुरन। ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें नए तो अधिक वर्षा होती है और नई अधिक। ठीक है। तो चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न था जो हमारा क्या था, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो देखो, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, हम बता देते हैं। संचारी भाव की संख्या होती है भाई 33 और स्थायी भाव की संख्या केवल होती है 10। संचारी भाव यानी कि ये स्थायी भाव के अंग है। संचारी भाव है ना, ये स्थायी भाव के क्या है, अंग। पर स्थायी भाव है वो संचारी भाव के अंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें और देखो क्या है, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव होता है वो एक ही रस का होता है। ठीक है। और ये आते जाते रहते हैं, पर स्थायी भाव संचारित नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 11वां, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें हम अतिशयोक्ति वाला अलंकार की परिभाषा करेंगे। और नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध की रचना का नाम लिखिए, या कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो हम ये अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और कहानी एवं उपन्यास में दो अंतर, इन दोनों प्रश्नों को साथ में देखेंगे। तो अतिशयोक्ति परिभाषा क्या है, जहां किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, ठीक है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता हो, वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सारी लंका जर गई, ठीक है, गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये देखो, इसमें ना पहले अतिशयोक्ति दिखा दी। इसमें क्या है कि राणा ने सोचा भी नहीं था कि चेतक है वो पहले ही कूद गया, ठीक है, नाले को पार कर गया। इसी प्रकार हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले उसने सोचा नहीं था कि भाई ये आग लगा देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर लिखने थे। तो देखो, कहानी क्या होती है, ये जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है। उपन्यास क्या होता है, यह संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है। उपन्यास का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र मिलते रहें। जो भी आपके इंग्लिश के, गणित के, सामाजिक विज्ञान के जो भी पेपर हैं वो आपको मिलते रहें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। या तो दो रचनाएं या भाषा शैली, इनमें से लिखना है। दो रचनाएं लिखनी है, फिर भाषा की शैली लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसमें हम सेनानी वाला करेंगे कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? और वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया? तो हम इसमें बिस्मिल्लाह खां वाला करेंगे, और इसमें सेनानी न होते हुए, और इसमें स्वयं प्रकाश वाले में हम मनु भंडारी स्वयं प्रकाश के देखते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम मनु भंडारी की भाषा शैली और दो रचनाएं देखते हैं। भाषा शैली की बात करें तो लेखिका की जो कहानियाँ हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की क्या होती है, सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। रचनाओं की बात करें तो इसमें रचनाएं देखो इनकी,
एक प्लेट सैलाब है और आंखों देखा झूठ। ठीक है, इनकी ये 2 रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा कैप्टन वाला। ठीक है, सेनानी न होते हुए भी कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति को प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार को भूल की चश्मा लगाकर सुधार रहा था। कैप्टन मूर्तिकार को भूल की चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो नेक्स्ट प्रश्न था बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। शहनाई एक ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बिस्मिल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 2 भाषाएं बोलने वाला। 2 भाषाएं बोलने वाला क्या होता है? द्विभाषी। ठीक है, और जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अवर्णीय। जिसका वर्णन न किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अवर्णीय। तो ये हमारे 2 प्रश्न 16वां हो गया है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें देखो, बच्चों माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं वो माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें हम ये वाला ही प्रश्न करेंगे, और 17 और उससे बाद वाला प्रश्न और देख लेते हैं कौन सा है, ताकि साथ में कर लेते हैं। इसमें है उदो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते नाहीन मन अनुरागी। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। तो ये एक काव्यांश दिया हुआ है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये हम करेंगे। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। जैसे माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ साथ खेलने की कहकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कर कर अपना प्यार जताते हैं। ठीक है, और ये देखो, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर बाद में अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उद्धव वाला, तो उसमें सप्रसंग व्याख्या वो, ठीक है, क्षणिक पद से लिया गया है। तो इसमें ये देखो प्रसंग बात करते हैं। यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कस रही हैं। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, तथा न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हुए भी जल से अछूते रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद का भी दाग धब्बा नहीं लगता, और जिस प्रकार तेल से भरी मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का तत्व कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा है, और न ही किसी के सौंदर्य रूप पर मोहित हुए हो। गोपी उद्धव से कहती है कि लेकिन हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, और कृष्ण के प्रेम में हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर मोहित होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमने ये वाला कर लिया था, उद्धव तुम ही अते बड़े भागी हो। ठीक है, तो ये ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। ठीक है, चलिए तो इसमें देखो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो आप इनमें से किसी एक की व्याख्या कर सकते हो। आप सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत काट छाट करके आपको लिखना होता है। ठीक है, 2-4 वाक्य। चलिए नेक्स्ट, जैसे इसमें मीठी बोली का महत्व है, विषय एक अनुच्छेद लिखिए, या एक आदर्श विज्ञान की कोई आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए। भाई विज्ञापन ऐसा हो जो सबसे अच्छा होना चाहिए, विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन की जो भाषा है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर है भाई निम्नलिखित अपठित काव्यांश है,
तो अपठित काव्यांश के बारे में हमें बताना है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो भाई जो इसमें लिखा होता है श्रम होता सबसे अमूल्य धन, तो इसमें यही लिख देते हैं काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है भाई, ठीक है, श्रम ही अमूल्य धन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। राजा प्रजा नहीं कुछ होता से भाव का क्या आशय है भाई, कुछ नहीं होता, राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय है। तो इसमें देखो राजा प्रजा नहीं कुछ होता में दिया हुआ है कि भाई इसमें जो राजा है और प्रजा उसमें कुछ नहीं करती है, ठीक है। जो पैसे हैं वो बिल्कुल राजा के पैसे लगते हैं, इसमें कोई इच्छित सुख पाते हैं तो वो राजा है, राजा के पास पैसा जाता है, राजा के पास सब कुछ जाता है। पर जो मनुष्य का जो अमूल्य धन होता है वो श्रम होता है, ठीक है। उसमें राजा और जो प्रजा होती है उसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ सबका अपना अपना काम होता है। राजा अपना काम करता है, प्रजा अपना काम करती है, ठीक है। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें से आपको एक प्रश्न करना है, या तो आप ये कभी कभी लक्ष्य वाला कर लीजिए, ठीक है। अथवा में है ये देखो 21वां प्रश्न अथवा में। तो यहाँ पर देखो दिखा हुआ है भाई लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो उपयुक्त गंथ्यास का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो भाई उपयुक्त जो गंथ्यास है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, उसका उपयुक्त शीर्षक यही हो सकता है कि लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति लिख लेना है। फिर कहा है निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। भाई निराशा का भाव इसलिए जागृत होता है क्योंकि उनके अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती रहती है, तो इसलिए क्या होता है निराशा का भाव जागृत होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। भाई सारांश क्या है, इसमें आपको लिखना है कि बस जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हमें परिश्रम करता रहना चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सारांश हो गया। अब इसके अलावा आप अपने वार्ड में गंदगी को दूर करने के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं या अपने छोटे भाई को पत्र लिख सकते हैं, कोई प्रातःकालीन शहर के लाभ बताते हो, ठीक है। और आपको अपना निबंध लिखना है। तो आज के ये टॉपिक पूरे हो गए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको, ठीक है, ताकि आपको क्या है कि आने वाले एग्जाम के जो पेपर हैं वो आपको मिलते रहें। इंग्लिश का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। अब